सतीश कौशिक सर की लास्ट मूवी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कागज़ 2। कहानी की शुरुआत होती है IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, जहां पर हम उदय और सचिन नाम के दो दोस्तों को देखते हैं। एक्चुअली में सचिन उदय का पड़ोसी है और दोनों साथ ही में बड़े हुए हैं। दोनों का ही बचपन से सपना था कि वो आर्मी में जाएं, तो बस दोनों ने अपने उसी सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए, जहाँ पर एकेडमी में सबसे पहले इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसे उदय किसी तरह से पूरा कर रहा था। अब उदय की गर्लफ्रेंड भी थी तनु, जो एक यूट्यूबर थी। उदय को उसकी याद आ रही थी, इसीलिए सचिन ने उदय को एक फ़ोन दिया जिससे वो तनु से बात कर पाए। लेकिन एकेडमी में फ़ोन रखना अलाउड नहीं था। उदय बाहर जाकर तनु से बात करने ही वाला था, तभी एक सीनियर आके उसे पकड़ लेता है और सचिन और उदय दोनों को ही सज़ा सुना दी जाती है। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग में सभी को हाइट से स्विमिंग पूल में कूदना था, लेकिन उदय को ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए वो कूदने से साफ इनकार कर देता है, जिसके कारण उदय को और भी ज़्यादा फटकार के साथ सजा दी जाती है। कहीं ना कहीं उदय यहाँ पर खुश नहीं था। वो सचिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर आर्मी में क्यों आए हो। सचिन कहता है कि मेरी फैमिली में लगभग ज़्यादातर लोग किसी ना किसी फोर्स में है ज़रूर हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ आने का सोच लिया। इस पर उदय कहता है कि मैं भी फैमिली की वजह से आया हूँ, लेकिन एक टूटी हुई फैमिली के कारण। बचपन से ही मेरे पेरेंट्स अलग हो गए और मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए, वो भी उस वक्त जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से उस वक्त डाउन हो गया और मैं डरने लगा। सभी मुझे फट्टू कहते थे, इसलिए मैं यहाँ आया ताकि साबित कर पाऊँ कि मैं फट्टू नहीं हूँ, पर शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। इस पर सचिन उसे मोटिवेट करता है कि कोई बात नहीं, साबित कर दो और दोबारा से उठकर खड़े हो जाओ। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक बार फिर से उदय उदास था, जिससे सचिन जब उसकी उदासी का कारण पूछता है तो उदय बताता है कि कल तनु का बर्थडे है, मिलना तो छोड़ो मैं उसे विश भी नहीं कर सकता। इस पर सचिन कहता है कि ठीक है। बस फिर क्या था, ये दोनों बंक करके तनु से मिलने जाते हैं, जो कि उदय को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर दोनों मिलकर तनु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं, जिसके बाद वो चली जाती है। इसी बीच उदय देखता है कि कुछ गुंडे एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहे थे। यहाँ वो सचिन के बहुत रोकने के बावजूद उन्हें खूब मारता है और इस कारण इन दोनों के बंक का पता आर्मी में चल जाता है, जिसके लिए आर्मी में इन दोनों को एक ही साथ डिमोट कर देते हैं। लेकिन यहाँ उदय साफ साफ कह देता है कि मैं IMA में नहीं रहना चाहता। तो बस उदय को IMA से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन 5 लाख का ड्यू उसे चुकाना था, जो कि सचिन के पिता दे देते हैं। सचिन उदय से पूछता है कि भाई तूने ये क्यों किया, जिस पर उदय जवाब देता है कि यहाँ पर मुझे सही नहीं लग रहा था, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। बाकी तुम भी सावधान रहना, नहीं तो किसी दिन तुमको एक गोली लगेगी और किसी को तुम याद भी नहीं रहोगे। उसकी ये बात सुनकर सचिन उसे टेबल ऑफ लॉर्ड सोल्जर्स दिखाता है, जिसमें उन सोल्जर्स के लिए खाने पीने की चीज़ें रोज़ इस उम्मीद से रखी जाती हैं कि शायद वो किसी दिन लौट आएँ और उन्हें उनकी टेबल सजी हुई मिले। ऐसा सामान लाखों करोड़ों की नौकरी में भी नहीं मिलता, जो कि एक इंडियन सोल्जर को मिलता है। उदय कहता है कि शायद मैं इस सामान के लायक ही नहीं हूँ। इतना कहकर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। अब वो IMA छोड़ने के फैसले के बारे में सबसे पहले तनु को बताता है, जो कि उसे उसके घर पर तक छोड़ने जाती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि आंटी गुस्सा करेंगे, लेकिन तुम आज ही उन्हें बता देना तुम IMA छोड़कर आए हो। वो इसके बाद अपने घर जाता है, जहाँ वो अपनी माँ को देखता है। उनके पूछने पर वो कहता है कि मैं सिक लीव लेकर आया हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मुझे थोड़ी चोट लग गई। तभी वो देखता है कि उसकी माँ के फ़ोन पर किसी अभिजीत का कॉल आ रहा था, जिसे देखकर उदय का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उदय की माँ और अभिजीत एक दूसरे को पसंद करते थे और ये बात उदय को पसंद नहीं थी। अगले दिन वो फिर से अच्छे मूड के साथ अपनी माँ से IMA छोड़कर आने की बात बताने वाला था, तभी उसकी माँ के फ़ोन पर राज यानी कि उदय के पापा का फ़ोन आता है, जिन्होंने काफ़ी सालों के बाद उन्हें फ़ोन किया था और उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी। साथ ही वो चाहते थे कि उदय उनसे मिलने आए, लेकिन उदय मना कर देता है। इस तरह 2-4 दिन बीत जाते हैं और एक दिन तनु उदय से मिलने आई थी, तभी IMA से एक सर्टिफिकेट आता है, जिसे देखकर उदय की माँ सब समझ जाती है। वो उदय को उसके लिए काफ़ी सुनाती है, लेकिन ये अभिजीत उसे इस तरह उदय को डांटने के लिए मना कर रहा होता है, जिस पर उदय उसे बाहर वाला बोलकर उससे बड़ी बदतमीजी से पेश आता है और गुस्से में फैसला करता है कि वो अपने पिता के घर जाएगा। फिर उदय तनु के साथ अपने पिता राज के घर पहुंचता है, जिसे तनु छोड़कर चली जाती है। यहाँ उदय को देखकर राज का खास आदमी नंदन उसका स्वागत करता है। दरअसल राज पेशे से एक लॉयर है और जब वो अपने बेटे के आने की खबर सुनता है तो वो काफ़ी खुशी खुशी उसे मिलने के लिए आता है, पर शायद बचपन में छोड़कर जाने के कारण उदय उसे माफ़ नहीं कर पाया था। वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगा
कि यहाँ पर लोग मुझे नहीं जानते होंगे, आप मुझे बस मेहमान ही समझना। इस पर राज उसे गेस्ट रूम रहने के लिए देता है, जिसे देखकर उदय और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि राज को ब्लड कैंसर है और उन्हें किसी मैचिंग इंसान के बोन मैरो की ज़रूरत है, जिस पर डॉक्टर राज से कहता है कि आपके बेटे की बोन मैरो आपसे मैच कर सकती हैं। लेकिन राज इसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि उदय ने हाल ही में आईएमए ज्वाइन किया है, इसलिए ये करना उसके लिए सही नहीं होगा। उसी दिन शाम को राज का हालचाल जानने के लिए रस्तोगी नाम का आदमी आता है, जिसका कोई केस इस एरिया के पॉलिटिशियन देवराज के खिलाफ लड़ रहा था। रस्तोगी बताता है कि आजकल देवराज के आदमी किसी गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं। उसका इतना ही कहना था कि तभी वहाँ पर देवराज का बेटा घर में घुसता है और वो राज से कहता है कि आप एक केस पब्लिसिटी के लिए लड़ रहे हो, शौक से लड़ो, लेकिन मेरे पिता को इसमें घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन राज उसकी इन धमकियों से नहीं डरता और वहाँ पर ये सब उदय भी देख रहा था। बस फिर क्या था, राज के जवाब से बौखला कर देवरंजन का बेटा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एक रात देवरंजन के आदमी राज के घर पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर उदय पहले अपने पिता को सेव करता है, फिर बाहर जाकर उन गुंडों को बुरी तरह से मारता है। अगली सुबह उदय नंदन से पूछता है कि क्या पापा का ये रोज का काम है, ये तोड़फोड़ और ये नेता लोगों से दुश्मनी वगैरह। नंदन उसे बताता है कि तुम अपने पापा को गलत समझ रहे हो। यहाँ बातों ही बातों में नंदन उदय से राज की बीमारी के बारे में भी बता देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उन्हें बस तुम अपनी बोन मैरो देकर सही कर सकते हो। अब जब उदय से ये सुनता है तो उसे गलतफहमी हो जाती है कि उसके पिता ने उसे सिर्फ बोन मैरो लेने के लिए बुलाया है। फिर वो अपने पिता से जाकर कहता है कि मैं आपको बोन मैरो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे, क्योंकि हमारे बीच बाप बेटे जैसा कुछ भी नहीं है और ये तो बस एक डील है। साथ ही वो ये भी बता देता है कि मैं आईएमए छोड़ दिया है और मैं अपने पिता की पूरी बातें सुने बिना ही वो अपने घर से चला जाता है। फिर जब वो बस में बैठने वाला था तो वहाँ पर उसे मिलने के लिए रस्तोगी आता है। यहाँ अब रस्तोगी उदय को अपनी पूरी कहानी बताना शुरू कर देता है। एक्चुअली में रस्तोगी की एक बेटी थी, उसका नाम था आर्या। आर्या ने यूपीएससी में टॉप किया था और वो आईएएस ऑफिसर बनने वाली थी, जिस वजह से उसके घर मानो जैसे मेला ही लग गया था। आर्या के माता पिता भी उससे काफ़ी खुश थे। इसी खुशी में ये लोग वैष्णो देवी जाने वाले थे, जिसके लिए वो पैकिंग करनी थी। सबके जाने के बाद ये लोग इसी काम में लग जाते हैं। अब जब आर्या स्टूल पर चढ़कर कुछ सामान निकाल रही होती है, तभी एकदम से संतुलन बिगड़ने की वजह से वो गिर जाती है और उसका सर टकरा जाता है बेड से। फिर जैसे उसके माता पिता देखते हैं तो आर्या उठ खड़ी होती है और ऐसा लगता है जैसे उसे कोई चोट नहीं लगी, पर थोड़ी सी ही देर में वो सीधा बेहोश हो जाती है और इस बार वो नहीं उठती। तब रस्तोगी तुरंत अपने पड़ोसी के साथ जाते हैं ताकि वो अपनी गाड़ी से आर्या को हॉस्पिटल लेकर जा सकें, क्योंकि एम्बुलेंस को आने में देर हो जाएगी। अब ये लोग थोड़ी दूर जाते हैं, तभी देवराज रैली की वजह से आगे जाम लग जाता है। अब गाड़ी ना तो आगे बढ़ पाती है और ना ही पीछे जा पाती है। रस्तोगी जल्दी से पुलिस वालों के पास जाकर उनको बताता है कि मेरी बेटी का समय पर हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो मर जाएगी। लेकिन बिना रैली हटाए वो कुछ भी नहीं हो सकता था। फिर किसी तरह से रैली उस जगह से जाती है और ट्रैफिक क्लियर होता है, जिसके बाद ये लोग जल्दी से आर्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब यहाँ रस्तोगी की कोई डॉक्टर से पता चलता है कि वो 15 मिनट लेट हो गए हैं। आर्या के सर में इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। अगर ये लोग थोड़ा जल्दी आते तो हम आर्या की जान बचा सकते थे। यानी कि उस रैली की वजह से आर्या की जान चली गई, जिसकी ज़िंदगी में खुशी आनी शुरू हुई थी। फिर रस्तोगी उदय से कहता है कि अक्सर हम ऐसे ही कह देते हैं कि ये मर गया, वो मर गया, पर जब कोई अपना जाता है तो पता चलता है कि इस चौराहे पर मेरी बेटी की जान गई थी और आज यहाँ ज़िंदगी नॉर्मल है। ये केस मैंने किसी सज़ा दिलाने के लिए या पैसे हड़पने के लिए नहीं किया है, बल्कि ये केस इसलिए किया है ताकि आगे किसी की भी मौत इस तरीके से ना हो सके। मेरी बेटी की जान गई और मैं मरते दम तक इस सिस्टम के खिलाफ लड़ता रहूँगा। इसके बाद सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि रस्तोगी के केस को लड़ने के लिए राज मान चुके थे। वो कहते थे कि मैंने बहुत से ऐसे केस लड़े हैं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी आप ध्यान रखना क्योंकि इस केस में देवरंजन का नाम है, तो वो लोग साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। रस्तोगी कहता है कि ना मुझे कुछ पाने की चाह है, ना ही कुछ खोने का डर, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस अब पहली तारीख आने लगती है जिसमें राज जज से डिमांड करते हैं कि ये केस एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन का केस है, तो मैं चाहता हूं कि इस केस में डिस्ट्रिक्ट के सभी ऑफिसर्स को बुलाया जाए, चाहे वो डीएम हो या फिर एसपी सिटी, क्योंकि जब भी कोई रैली निकलती है तो लोगों की सुरक्षा के लिए यही लोग जिम्मेदार होते हैं। साथ ही राज ने ये भी मांग की कि देवरंजन को भी कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाए।
जिसके लिए जज मान जाते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। फिर रस्तोगी उदय को बताता है कि तुम्हारे पिता ने सभी ऑफिसर्स को कोर्ट में घसीट लिया था। इस दौरान उनके कैंसर के बारे में पता चला। मैंने उनसे कहा कि ये केस छोड़ दें, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि अब मैं इस केस के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के केस भी भगवान से लड़ूंगा। फिर वो कहता है कि मैंने पूरे विश्वास से मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बोन मैरो के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हें आखिरी समय में अपने पास रखने के लिए बुलाया। अब रस्तोगी की कहानी और ये सारी बातें सुनने के बाद उदय का मन भर आता है और वो वापस अपने पिता के पास आ जाता है। फिर अगले दिन से उदय भी राज के साथ इस लड़ाई में शामिल हो जाता है और वो अपने पिता के साथ जाता है। उदय अपने पिता से सवाल करता है, क्या आप इस हालत में भी ये केस क्यों लड़ रहे हो? आर्या तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर इस पर राज अपने बेटे से कहते हैं कि उस वक्त जाम में फंसे लोगों ने अगर कोशिश की होती, शायद आज आर्या जिंदा होती, पर लोगों ने सोचा कि जो मर रही है वो भला हमारी क्या लगती है, और ये दुनिया इसी तरह से चलती है। किसी न किसी की लड़ाई किसी न किसी को लड़नी ही पड़ती है। कोई अनजान या कोई पराया ही सामने आता है। अगर ये चेन टूटी तो पूरी सोसाइटी ही नष्ट हो जाएगी। बस यही मेरा मोटिवेशन है। फिलहाल ये लोग कोर्ट पहुंचते हैं। वहां जज के सामने राज पहले डीएम और बाकी अधिकारियों से पूछता है कि जब नेताजी ने रैली की तो उसकी परमिशन आप लोगों ने ही दी होगी, कि जिस कागज़ पर आपने साइन किया है उसमें लिखे सभी दिशा निर्देश पूरे किए गए या नहीं। इस पर उन लोगों के सर झुक जाते हैं। अब बारी आती है पुलिस की, यानी कि एसपी सिटी और एसआई की। इन लोगों से पूछा जाता है कि अगर वो चौराहा खाली नहीं था तो किसी और रास्ते से ट्रैफिक को मोड़ा गया। क्या पता चलता है कि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था जहां से 4 टाइप गाड़ियां आ जा सकें। अगला सवाल था कि पुलिस ने आर्या को बचाने के लिए क्या किया, और इसका जवाब भी उनके पास नहीं था। अब सामने वाला वकील उस डॉक्टर को बुलाता है जिसने आर्या का पोस्टमार्टम किया था। वो डॉक्टर से पूछने पर कहता है कि आर्या को 15 मिनट बाद लाया गया। ये पूरी तरह से उसकी मौत की वजह नहीं हो सकती, यानी कि 100% नहीं था कि वो लेट आने से ही मरी है। राज तर्क देता है कि कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकती, और क्या उस लड़की का जीना का कोई अधिकार नहीं था? आखिर में बारी आती है देवरंजन की, जो राज से बात बताता है कि हमारी रैली रोड से गई थी, लेकिन रैली हमारे एक मैदान में होने वाली थी। इसके लिए हमने पहले से ही सबके साइन और इजाज़त ले ली थी, लेकिन भीड़ होने के कारण आर्या की मौत का पता ही नहीं चला। हालांकि हमें उसकी मौत का दुख है, पर क्या उसे एक लड़की के लिए हम रैली और हड़ताल करना ही छोड़ देंगे? राज उनसे बताता है कि उस वक्त न्यूज़ चैनल को आप काफ़ी देर तक अपनी फ़ोटोज़ दे रहे थे, जिसका उन्होंने सीधा प्रसारण किया था। फिर इस केस को लड़ते हुए अचानक से राज की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं पर गिर पड़ते हैं, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और अब देर नहीं कर सकते थे, इसलिए उदय अपनी बोन मैरो देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो अपने पिता का परफेक्ट मैच था। कुछ ही दिनों में यह प्रोसेस होता है और सफलता के साथ उदय की बोन मैरो उसके पिता में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इस बारे में जब उदय की माँ को पता चलता है तो उसे देखने आती है, और यहाँ अब राज खतरे से बाहर था। तब उनकी माँ उदय को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर उदय मना कर देता है, क्योंकि उसे तो अपने पापा के साथ वो लड़ाई अंत तक लड़नी थी। और उदय की माँ उसके इस फैसले पर गर्व भी करती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर उदय अपने पिता की काफ़ी सेवा करता है और उन्हें दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा कर देता है। इसी बीच राज अपने बेटे से बताता है कि असल में मेरा उस वक्त एक लड़की से अफेयर हो गया था, इस कारण तुम्हारी माँ ने मुझे छोड़ दिया, और मेरी भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे माफ़ी मांग सकूं। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा दोषी हूं, पर तुम्हें अपनी माँ और अभिजीत के रिश्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए। और यहाँ दोनों बाप बेटों के बीच सभी गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। इसके बाद उदय तनु की मदद से सोशल मीडिया के ज़रिए रैलियाँ, धरने वगैरह के कारण हो रहे लोगों के नुकसान के बारे में बात करता है और इस केस को एक आंदोलन के तौर पर बढ़ा देता है। अब जब कोर्ट की अगली तारीख आती है तो उदय कई लोगों के साथ देवरंजन की गाड़ी को घेर लेता है और जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाता है। अब जब देवरंजन को कोर्ट टाइम पर पहुंचना था, साथ ही वो नारे लगाने वाले इंसानों का कुछ कर भी नहीं सकता था, और ऐसा करके उदय उन्हें रास्ता रोके जाने का दर्द और तकलीफ समझाना चाहता था। इस वजह से देवरंजन कोर्ट देर से पहुंचते हैं और वहां पर राज 3 लोगों को पेश करता है जिन्होंने उस ट्रैफिक जाम में रैली की वजह से कुछ ना कुछ खोया था। एक आदमी का बेटा बीमार था, वो फ्लाइट लेकर उसके पास पहुंच नहीं पाया और उसे मिलने से पहले ही उसके बेटे की मौत हो गई। एक आदमी को अपनी नई नौकरी से रैली की वजह से हाथ धोना पड़ा था, और एक लड़की तो पूरे 1 घंटे देरी से अपने बोर्ड की परीक्षा के एग्ज़ाम में देर से पहुंची, जिस कारण उसका पेपर छूट गया और उसका पूरा साल ही बर्बाद हो गया। रस्तोगी जज से कहता है कि ये रैली
धरने और प्रदर्शन इन पार्टीज को इस तरह से करने का अधिकार कौन देता है? क्या एक आम आदमी होना इतना बड़ा गुनाह है कि कोई भी उनका रास्ता रोक दे? फिर राज अपने फाइनल स्टेटमेंट में बोलता है कि इस हड़ताल और धरने के कारण देश को लाखों करोड़ों का नुकसान भी होता है, साथ ही आम आदमी को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। ऐसी चीज़ें एक आदमी के जीने के मौलिक अधिकार को छीनती हैं। इस नियम को बदलना होगा। और रही बात डॉक्टर ने जैसे बताया कि 1% चांस था कि आर्या बच सकती थी, तो देव रंजन की रैली ने रास्ता रोककर उसके 1% चांस को भी छीन लिया और 100% मौत दे दी। ये सुनने के बाद जज कहते हैं कि सिर्फ कागज़ पर लोग सारे इल्ज़ाम डालकर बच जाते हैं कि कागज़ में ऐसा लिखा था, और नियम के अनुसार तो चीज़ें इंसान और अधिकारी ही चला सकते हैं, ना कि कोई कागज़। फिर वो कहते हैं कि आगे से अगर किसी रैली या धरने में इस तरह से कुछ होता है तो उसकी भरपाई वो पार्टी करेगी और जो उसकी जिम्मेदारी होगी, और बच्चे की जान गई है तो उसके मुआवजे के तौर पर देव रंजन आर्या के परिवार को 1 करोड़ और स्टेट गवर्नमेंट 2 करोड़ देगी। साथ ही देव रंजन के खिलाफ FIR करके मुकदमा चलाया जाएगा। वहाँ DM को भी सस्पेंड कर दिया जाता है और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी FIR का ऑर्डर होता है। साथ ही इस मामले में एक कम्युनिटी बनाकर नए कानून बना देने की बात भी जज कहते हैं, क्योंकि किसी भी आम आदमी के जीने के अधिकार उसे कोई नहीं छीन सकता। अभी केस का फैसला सुनकर रस्तोगी और उसकी बीवी रोने लग जाती है और राज और उदय भी खुश होते हैं। फिर मूवी के आखिरी में हम देखते हैं कि उदय ने 1 साल के बाद दोबारा से IMA ज्वाइन कर ली है और अब उदय से मिलने के लिए उसके माता पिता दोनों साथ आते हैं, और साथ ही राज को भी नई ज़िंदगी मिल गई थी, तो वो आगे ऐसे ही और भी केस लड़ने लग जाते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।